ये अपने सूरज का उजास टाइटल की बात अगर कहें तो ये एक मुख्य कविता है जो मेरे जीवन के बहुत ही अहम और भावुक क्षणों से निकली कविता है। कविता का एग्जिस्टेंस ही एक बहुत बड़ी वजह से है। इसकी रचना ही एक बहुत बड़ी वजह से होती है। उसको कहते हैं विचारों की गहनता, कि आप जो है आपकी सेंसिबिलिटीज़ उस लेवल तक चली जाएं कि आप जो है उसको किसी आम प्रोजेक्ट या किसी प्रोज या गद्य में आप जो कह नहीं पाते हैं। कला की विशेषता ही यही है कि उसको लिखने वाला एक ढंग से लिखता, उसको समझता, उसकी अभिव्यक्ति करता है और देखने और पढ़ने वाला अपने ढंग से करता है। तो उससे मुझे बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, पर सवाल यह है कि वो समझे कुछ न कुछ उससे। ऐसे कैसे संभव है कि कोई आदमी समाज में सिर्फ कोमल भावनाओं, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो और किसी विशेष वस्तु विशेष की प्रशंसा की बात हो, कुदरत हो, कलाकृतियाँ हो, वहीं तक सीमित कैसे हो सकता है। बिल्कुल। उसकी संवेदनाएं समस्याओं पर ना जाए तो वो बहुत रेलेवेंट नहीं है सोसाइटी के लिए। ये मेरा जवाब है। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं हम कि जो कविताएं हैं वो समाज बदलने का उपकरण भी हैं। जो हमारे नए लेखक हैं या नए कवि हैं, एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, जो एस्पायरिंग पोएट्स हैं, जो कविताएं लिखना चाहते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में पूछूं आपसे कि आपकी क्या सलाह होगी वो अपनी लेखनी को या जो वो लिख रहे हैं उसको और बेहतर बना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलते किताबों के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं साहित्यकार पूर्ण चंद्र बौद्ध जी, एक ऐसे रचनाकार जिनकी सोच, अनुभव और गहरी संवेदना उनके शब्दों में एक खूबसूरत ओजस बनकर सामने आती है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद से 2021 में रिटायरमेंट के बाद भी उनका साहित्यिक सफर रुका नहीं, बल्कि और ज़्यादा चमका। हिमाचल की कुल्लू घाटी के एक सिंपल रूरल परिवार में पलने बढ़ने वाले बौद्ध जी ने जिंदगी के कई मुश्किलें पार करके अपनी कला और मेहनत से एक अलग ही पहचान बनाई। कविता, ट्रैवल, मेमोयर, नॉन फिक्शन और इकोनॉमिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान काफ़ी प्रभावशाली रहा है। उनकी नई काव्य कृति अपने सूरज का ओजस उनके आंतरिक प्रकाश, जीवन, अनुभव और गहरी सोच का एक खूबसूरत संगम है। इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा आपका बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। धन्यवाद सर, बुक पर डिटेल में बात करेंगे, पर पहले आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बता दीजिए ये जो बुक है ये किस बारे में है और रीडर्स के लिए इसमें क्या है। देखिए, ये मेरी काव्य संग्रहों के प्रकाशन में दूसरी बुक है और इसमें ज़्यादातर कविताएं श्रृंगार रस की कविताएं हैं, और बीच बीच में और भी जो सामाजिक और दूसरे विषयों पर जो मंथन होता है उस पर केंद्रित हैं। और अगर कहें कि ये अपने सूरज का उजास टाइटल की बात अगर कहें तो ये एक मुख्य कविता है जो मेरे जीवन के बहुत ही अहम और भावुक क्षणों से निकली कविता है, और इसमें सब तरह की कविताएं हैं। चलिए सर, किताब पर आएंगे। उजास का क्या मतलब है? ब्रिलियंस। अच्छा, अगर लेमैन शब्दों में आप रीडर्स को समझाना चाहें, ये टाइटल है अपने सूरज का उजास, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मतलब उजास से चमक या ब्रिलियंस ही है। उजास, सुबह का उजास। तो अपने सूरज का उजास कहने का मतलब है सूरज का वो उजास जो
इस सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और सूरज का, जो एक स्थिति में, एक मानसिक आदमी के मंथन में जो बात आती है, वो इसमें है, अपने सूरज का उजास। बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था, आप अर्थशास्त्री रहे हैं। जी। आप गवर्नमेंट जॉब में थे। आपने अर्थशास्त्र के ऊपर भी काफ़ी सारी किताबें जी। लिखी हैं। जी। आप ऑलरेडी 3 कविताएँ हिंदी में, जो आपकी 3 बुक्स हैं जो जी। कविता पर फोकस करती हैं। जी। जी। 2 बुक्स आपकी इंग्लिश में हैं जो जी। पोएम पर फोकस्ड हैं। जी। जी। तो कविता ही क्यों? जी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मुझे लगा कि बहुत शुरू से ही जो एक मेरा एक स्वाभाविक जो रुझान रहा काव्य और कविता के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से, हो सकता है कहीं विचारों की, सच्चाई यह है कि विचारों की गहनता जिस माध्यम से सबसे ज़्यादा बाहर आ सकती है वो काव्य ही है, ये मुझे लगा। इसी के चलते जब मैं कैलाश मानसरोवर 1997 में गया एज लाइजन ऑफिसर, तब हालांकि मैंने मेरी हिंदी कविता, हिंदी साहित्य रचना हिंदी मीडियम में रहा शुरू से ही, पर उस समय तक 1997 तक जो जिस ढंग से मेरा एक लिटरेरी प्रोग्रेस चल रहा था, या एक सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अंग्रेज़ी में कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उससे पहले माध्यम मेरी अंग्रेज़ी रही थी कॉलेज में। तो उस समय तक मैं मेरा जो है, मेरी एक बौद्धिक और भाषाई सामर्थ्य एक ऐसी स्थिति में पहुंचा था जहां पर मैंने कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा फ्री इंग्लिश वर्स में लिखी थी, और वही मेरा माउंट कैलाश एंड द वंडर लेक में आई। शायद विचारों की गहनता सबसे ज़्यादा इसी में संभव है, पोइट्री में। ये मेरा जवाब आपके लिए, आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल। क्या कविता लिखना मुश्किल है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई कवि कविता लिखना शुरू करता है, तो या तो वो किसी थीम को फॉलो करता है, या फिर जब वो लिखना शुरू करता है, जो शब्दों का प्रभाव होता है वो एक किताब को एक बनाता है। तो आपकी शैली क्या है? हाँ, मेरा जवाब, मेरी जो इस क्वेश्चन का, वो ये है, कविता का एग्जिस्टेंस ही एक बहुत बड़ी वजह से है। इसकी रचना ही एक बहुत बड़ी वजह से होती है। उसको कहते हैं विचारों की गहनता, कि आप जो है, आपकी सेंसिबिलिटीज़ उस लेवल तक चली जाएं कि आप जो है उसको किसी आम प्रोजेक्ट या किसी प्रोज या गद्य में आप जो कह नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कविता ही का माध्यम होने में। बिल्कुल। अभी आप विचारों की गहनता की बात कर रहे थे, तो जब आपको कोई आपका रीडर कॉल करके या मैसेज करके बताता होगा कि मैंने आपकी ये कविता पढ़ी है, तो उसमें ये मैसेज आपने कन्वे किया, पर आपको लगता होगा अरे नहीं, ये तो मैंने बात ही नहीं कही, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, मैं जो बताना चाह रहा था वो कुछ और था, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? कैसे आप उनको रिप्लाई करते हैं? मेरा विचार इस बारे में ये है कि कला की विशेषता ही यही है कि उसको लिखने वाला एक ढंग से लिखता, उसको समझता, उसकी अभिव्यक्ति करता है, और देखने और पढ़ने वाला अपने ढंग से करता है। तो उससे मुझे बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, पर सवाल यह है कि वो समझे कुछ न कुछ उससे। करेक्ट। तो इसमें मैं आपकी एक कविता पढ़ रहा था जो थोड़ी सी पॉलिटिकल बेस्ड थी। जी। आपको लगता है कि जो कविता है वो राजनीतिक जो चल रहा होता है उसको कहीं ना कहीं, जो भी समस्याएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करती है? जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कविताएं होती है वो ज़्यादातर जो प्रकृति हो गया, सौंदर्य हो गया, उसके बारे में ज़्यादातर होती हैं। जी, पर अगर आप इस सवाल का जवाब एक कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आप सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसका जवाब देना चाहेंगे, तो वो ये है कि ऐसे कैसे संभव है कि कोई आदमी समाज में सिर्फ कोमल भावनाओं, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो और किसी
वस्तु विशेष की प्रशंसा की बात हो, कुदरत हो, कलाकृतियाँ हों, वहीं तक सीमित कैसे हो सकता है। बिल्कुल। उसकी संवेदनाएं समस्याओं पर ना जाए तो वो बहुत रेलेवेंट नहीं है सोसाइटी के लिए। ये मेरा जवाब है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं हम कि जो कविताएं हैं वो समाज बदलने का उपकरण भी हैं। जी, बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, अभी शैली चल रही है, जो मॉडर्न कवि जो यूज़ करते हैं वो एक डिफरेंट है, और जो पुरानी शैली थी वो एक डिफरेंट है। आपकी कौन सी शैली है? देखिए, हम जिस परिवेश में पले, हमारी लिटरेरी जो परिवेश रहा है उसमें हमारे लिखने के समय आते आते अतुकांत और आधुनिक कविता का युग था, अकविता का युग था। इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा सर, कि किसी को समझना चाहूँगा। अकविता मतलब कविता की वो शैली जो मीटर और इसके तुकांत या हर चीज़ एक तरह के जो है एक बंधन में लिखी जाती है, उस तरह की ना होकर फ्री वर्स जिसको कहते हैं, आप फ्रीली लिख रहे हैं। पर वो ये कविताएं, ये जो आधुनिक ये कविताएं जो हैं बहुत प्रभावशील मानी गई हैं, क्योंकि ये भाषाई तकनीकी के बंधनों से बाहर निकलकर सोच और भाव और जो मंथन उस पर फोकस होती है। तो मेरी ज़्यादातर कविताएं लगभग इसी आयाम में, इसी फ्रेमवर्क में होती हैं। पर मैंने बहुत सी छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं और फ्री वर्स भी लिखी हैं। तो पर यही है कि मेनली जो है वो फ्री वर्स, ये जो भाषाई जो तकनीकी सवालों में खोए बगैर आप मंथन, वैचारिक मंथन और जो भाव और जो आपके सामने जो समझ आती है जो चीज़ें कहने के लिए, उसी में कहने की कोशिश की है। बिल्कुल। मैं ये बुक के बारे में पढ़ रहा था, तो इसमें आपने सौंदर्य भाव यूज़ करा है, चाहे वो फिर प्रेम की बात करें या फिर हम प्रकृति की बात करें। हमने पहले बताया आप अर्थशास्त्री भी रहे हैं, जहाँ पे आप फैक्ट बेस्ड राइटिंग करते हैं। तो कितना मुश्किल होता है एक पर्सन के लिए बिल्कुल अपने आप की पर्सनैलिटी को स्विच करके उस तरीके का काम करना? देखिए, ये एक सवाल के रूप में आपका सवाल ठीक है, पर वस्तुस्थिति ये है कि इंसान जो किसी भी क्रिएटिविटी में, चाहे पेंटिंग हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे गायकी हो, जब उसमें होता है तो उसको इस चीज़ में कोई कठिनाई नहीं होती है कि वो उसका प्रोफेशन क्या है या उसकी प्रोफेशनल जो शैली वो चीज़ क्या है, और आप जो क्रिएटिविटी किस तरह की, उसमें कोई समस्या बेसिकली नहीं होती है। बल्कि आप किसी भी सब्जेक्ट का जब आप ज्ञाता हो तो उससे बहुत सी प्रेरणाएं, बहुत सी स्पष्टताएं मिलती हैं जो आपके लिखे को ज़्यादा कारगर बनाती हैं। जैसे मैं अगर अब इसमें शायद एक कविता है प्रवासी भारत के बारे में, जब मैंने लिखा था तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैंने जो दिमाग में आया था, जो मेरे अर्थशास्त्र की जो समझ थी, उन बातों को मैंने रिफ्लेक्ट की थी वहाँ पर कहीं, क्योंकि वो एक कुदरती तौर पर वो चीज़ वहाँ आई थी तो मैंने लिखी थी। जी बिल्कुल। आपकी एक कविता है इसमें, कोणार्क की मुखशाला। जी, मैंने काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी, पर वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी। जी। इसका आपने कैसे इसको लिखा, कैसे इसको आपके दिमाग में इसका आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत करी? अब यहाँ पर देखिए, अब कविता पोइट की जो है कि रहस्य की तरह आप बढ़ रहे हैं कि पोइट जो लिखता तो उसके कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो यहाँ जो है बात मेरे अपने जीवन के अंतरंग संबंधों से लेकर, दरअसल में जब ये कविता मैंने लिखी तो मेरी वाइफ डॉक्टर मीना, वो मेरे साथ ही हम लोग कोणार्क विजिट किया था हमने जी। और उस समय जो मेरे दिमाग में जो भाव आए, जो चीज़ें हमारे संबंधों को लेकर जिस ढंग से इसका विकास हुआ,
उसमें जो प्रतीक इस्तेमाल हुआ ये है कि कोणार्क के बारे में ये मशहूर है कि जो कोणार्क का जो अभी का स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सिर्फ मुख्यशाला है, एंटी चैम्बर है। मेन कोणार्क जो है ध्वस्त हो गया। तो इसमें जो बात कही गई वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान के आपसी संबंध में पति पत्नी कह लो, वो जो परिचय का समय परिचय जो है वो है। उसके बाद बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब उतने मायने नहीं रखते हैं जितना कि वो कोणार्क की मुख्यशाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात हो गई मेरे पर्सपेक्टिव की कि मुझे ये कविता पसंद आई, परंतु आपकी इतनी सारी कविताएं हैं, अब मैं बॉल आपके पाले में डाल देता हूँ। आपकी एक फेवरेट कविता जो आप बताना चाहें। यूँ तो हालांकि ये सवाल मैं गलत ही पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं परंतु फिर भी मैं एक कविता पूछूं कि एक कविता आप दर्शकों को या हमारे जो रीडर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको बताना चाहें, वो कौन सी कविता होगी? बताना चाहूँगा कि पढ़ना चाहूँ, क्या कहना चाहता? आप पढ़ दीजिए। ओके। तो हालांकि जैसे आपने कहा हर कविता मेरे दिल के नज़दीक है, पर फिर एक कविता जो मेरी कविताओं में यहाँ पर जो बहुत अभी मैं कह रहा था, अपने सूरज का उजास जी, ये कविता बहुत ख़ास है। वो स्थिति क्या थी मैं बाद में बताऊंगा, मैं बता भी सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरा बेटा बीमार पड़ गया था, तो उनकी कोई सर्जरी होनी थी एम्स में। तो हम लोग एक कमरे में ठहरे हुए थे, जैसे आप एक आदमी अलाउ करते हैं। तो उस समय जो सुबह जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आए, एक स्थिति में कि मॉर्निंग सुबह हुआ और खिड़की से लाइट अंदर आ रही है, तो और वो सो रहा है, तो उसमें जो दिमाग में जो बात है वो है अपने सूरज का उजास। ओ सुबह के सूरज आज क्यों जल्दी उठे हो, ओ सुबह के सूरज आज क्यों जल्दी उठे हो, क्यों आज झांक रहे हो उजली खिड़की से। मेरा सूरज तो तैयार नहीं है अभी जगने को, अभी वो मुस्कुराया नहीं परिचित कनखी से। मेरा सूरज तो अभी तैयार नहीं है अभी जगने को, अभी वो मुस्कुराया नहीं परिचित कनखी से। अभी संकट की बदली में ओझ छुपाए लेटा है, अनिष्ट की परछाइयों में निशब्द प्राय बैठा है। हठात खड़े हो क्यों सूरज अर्थहीन सा आज, जाओ समेटने दो मुझे अपने सूरज का उजास, जाओ समेटने दो मुझे अपने सूरज का उजास। बहुत बढ़िया। अगर मैं जो हमारे नए लेखक हैं या नए कवि हैं, एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, जो एस्पायरिंग पोएट्स हैं, जो कविताएं लिखना चाहते हैं, उनके परपेक्ष में पूछूं आपसे कि आपकी क्या सलाह होगी वो अपनी लेखनी को या जो वो लिख रहे हैं उसको और बेहतर बना सके, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। जी, मेरा उनको ये संदेश है कि अपने जीवन को जितना विस्तृत रूप से जिए, जीवन के हर पहलू में, जीवन की हर गतिविधि में दिल और दिमाग से जुड़े, यहीं से प्रेरणाएं आती हैं। और उसके बाद फिर वो तो आम बात है कि आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको लगे कि आप उस चीज़ वो क्षेत्र क्या है, वो टेक्निक क्या, वो आपको समझ में आए। पर मेन चीज़ सिर्फ जीवन को फुली जीना है, उसी से कविता आएगी। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि कविता लिखना मुश्किल नहीं है, कविताएं भी आसानी से लिखी जा सकती है। आप बता दीजिए लिसनर्स को, क्योंकि वो डरते हैं कविता लिखने से। हर कोई आजकल फिक्शन नॉन फिक्शन लिखना चाहता है। पहली बात तो ये कि जब मैं हमारे मशहूर एक साहित्यकार से मिला था, तो मेरी कुछ कविताओं को देखकर, शुरू में बहुत पहले को देखकर उन्होंने ऐसी प्रतिक्रियाएं दी, 1 2 3 कविताएं। भाषा
है। फिर कुछ और कविताएं, भाव बहुत अच्छे हैं और आगे चलकर गहनता भी है, विचारों की गहनता भी है। तो वो कहते हैं कि आप लिखते रहिए। ये 3 चीज़ें तभी आएंगी जब आप जीवन में खो जाओगे। बिल्कुल। ये कोई स्टडी रूम में बैठकर होने वाली चीज़ नहीं है। आपको जीवन जीना होगा यथार्थ ढंग से, तभी आप लिख पाएंगे। चलिए सर, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी सारी नई नई बातें निकल कर आई और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो ये थे पूर्ण चंद्र बौद्ध सर। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो इनकी बुक्स ज़रूर पढ़ें। बहुत बड़ा संग्रह इन्होंने बना रखा है, डिफरेंट शैलियों में इन्होंने कविताएं लिखी है। आप इनकी कविताओं को, इनकी किताबों को मौका दें, ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।